हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। इस वीडियो के साथ हम एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं हर एक चैप्टर की बायोलॉजी के लिए, जिसके थ्रू हम नीट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि आज की इस वीडियो में हम कौन से चैप्टर की बात करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के नंबर चैप्टर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर का कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग की कोई भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। जहाँ से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उन लाइंस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वन शॉट भी बनानी है, तो इसीलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले किन किन स्ट्रक्चर और किन किन इवेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को हम समझेंगे। Much before the actual flower is seen on plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of floral primordium. अगर हम बात करें किसी भी प्लांट में कोई फ्लावर बनेगा या नहीं बनेगा, इसका जो डिसीज़न होता है वो पहले ही ले लिया जाता है। और ये जो डिसीज़न लिया जाता है, ये डिसीज़न हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस के द्वारा लिया जाता है, यानी हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से ये फ्लावर का जो फॉर्मेशन है वो होता है। अब क्योंकि हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लोरल प्रीमोडियम होती है, यानी कि वो छोटी सी स्ट्रक्चर जो आगे चल के फ्लावर बनाएगी, उसमें डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट होती है और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड एंड देन द फ्लावर। जो इनफ्लोरेसेंस है वो फॉर्म होती है और फिर वो इनफ्लोरेसेंस जो है फ्लोरल बड को बियर्स करता है और उस फ्लोरल बड से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसको हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। क्या नाम देते हैं इसको? हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। इसको हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। और अगर हम बात करें एंड्रोशियम की, तो जो एंड्रोशियम होता है ये ग्रुप ऑफ स्टैमन होता है। ग्रुप ऑफ स्टैमन कह सकते हो या फिर वर्ल ऑफ स्टैमन्स कह सकते हो। तो अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है प्लांट में, उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। और जो एंड्रोशियम होता है ये ग्रुप ऑफ स्टैमन होता है, कई सारे स्टैमन आपस में मिलकर एंड्रोशियम फॉर्म करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, आई होप आपने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लिख लिया होगा। अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो उसको हम नाम देते हैं गाइनोशियम। क्या नाम देते हैं? गाइनोशियम। और ये जो गाइनोशियम होता है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। ठीक है। और इसमें हमारा जो ऑर्गन आता है वो होता है पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल जो है उसी को हम गाइनोशियम कहते हैं। तो ये क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैमन की। स्टैमन क्या है? तो वो लाइन यहाँ पे देखिए दी गई है, you would recollect that the androecium consists of a whorl of stamen। एंड्रोशियम जो है वो स्टैमन यानी ग्रुप ऑफ स्टैमन को कंसिस्ट करता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे जो गाइनोशियम है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं स्टैमन, माइक्रोस्पोर
स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेमन के बारे में। हमें पता होनी चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसी होती है। फिगर 2.2a, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की क्या है, डायग्राम है। शो टू टाइप ऑफ पार्ट, ए टिपिकल स्टेमन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको दो स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, एक टिपिकल स्टेमन जो कि आपको ये दिख रही है, ठीक है, ये पूरी क्या है, स्टेमन है। द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाक, ये क्या है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाक, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये जो लॉन्ग पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो टर्मिनल पार्ट है, जो टर्मिनल पार्ट है और बाइलोब्ड है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी क्या है, फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट। और ये क्या है, एंथर। और ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों आपस में मिलके स्टेमन बनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस और द पेटल ऑफ फ्लावर। अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल एंड, यानी जो सबसे पास वाला हिस्सा होता है एक फ्लावर का, वो अटैच होता है थैलमस से या फिर पेटल से, फ्लावर के थैलमस या फिर पेटल से। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब ये जो लेंथ होती है पूरे स्टेमन की, ये हर एक स्पीसीज में वेरिएबल होती है। If you were to collect a stamen each from 10 flower each from different species and arrange them। अब ये आपको नहीं करना है, ये आपको कुछ चीज़ें करने के लिए दी गई हैं, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि इनकी जो रेंज है वो वेरिएबल होती है, साइज़ जो है वेरिएबल होता है। ये चीज़ आपको समझाने के लिए यहाँ पे वो आपको एक्टिविटी करने को दी गई है। अगर हम एंथर की स्ट्रक्चर की बात करें, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब क्या है कि एक हिस्सा उसका ऐसा होता है, एक ये रहा, ये बाइलोब्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने गेहूं का बीज देखा हो तो ये स्ट्रक्चर जो है बाइलोब्ड, यानी कि उसमें दो लोब है, उसमें क्या है, दो लोब है, उसमें दो गोले हैं। विद ईच लोब हैविंग टू थीका। अब जैसे मान लीजिए इसमें ये दो लोब हैं, ये ऐसे मान लीजिए दो लोब हैं, ये दो लोब हैं। अब ये कह रहे हैं कि ईच लोब हैविंग टू थीका, यानी ये जो एक लोब है, ये जो एक लोब है, इस एक लोब में क्या है, दो थीका हैं, एक थीका यहाँ पे है, एक थीका यहाँ पे है, इसीलिए इन्होंने टर्म यूज़ करा डाइथीकस। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाइथीकस टेट्राथीकस, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि एक लोब में दो थीकस होंगे जैसे यहाँ पे बताया गया। एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका, तो इसमें हमने दो थीका दिखा दिए। अब दो थीका यहाँ भी होंगे, तो जो एंथर है वो टेट्राथीकस होता है। एंथर जो है टेट्राथीकस होता है, क्योंकि टोटल आप काउंट करो 4 थीका हो गए। बट यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है डाइथीकस। अब एनसीईआरटी ने ये जो डाइथीकस लिखा है ये एक लोब के रिस्पेक्ट में लिखा है, किसके, एक लोब के रिस्पेक्ट में इसने ये डाइथीकस लिखा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। अब यहाँ पे एक ग्रूव होता है जो मैंने ये फॉर्म करा था, ये क्या करता है, थीकास को एक दूसरे से सेपरेट करता है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अब ये जो बाइलोब्ड नेचर है या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर की, ये आपको तब दिखती है जब आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हो। द एंथर इज 4 साइडेड। अब एंथर की 4 साइडेड होती है, एंथर की कितनी, 4 साइड होती है, 1 2 3 4, इसीलिए इसको कभी कभार टेट्रागोनल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, टेट्रागोनल भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसको टेट्रागोनल भी बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसकी हर एक साइड एक माइक्रोस्पोरेंजिया को कंसिस्ट करती है, यानी कि हर एक थीका पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट होता है। लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है जो मैंने आपको बताई कि हर एक कॉर्नर पे हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो कंसिस्ट करता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है
कंसिस्ट करता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी है, 4 हैं, तो ये 4 स्पोरेंजीनियस टिश्यू भी कंसिस्ट करेगा, 4 स्पोरेंजीनियस टिश्यू भी कंसिस्ट करेगा, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहा जाता है। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपको मेन क्या क्या बातें याद रखनी है, तो आपको मेन यहाँ पे जो जो याद रखना है वो है एंथर की प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आपको ये याद रखना है कि जो एंथर होता है पहला बाइलोब्ड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा वो डाइथिकस भी हो सकता है। डाइथिकस किसके रिस्पेक्ट में है, डाइथिकस एक एक थीका एक लोब के रिस्पेक्ट में है। और ये टेट्राथीकस भी हो सकता है। टेट्राथीकस किसके रिस्पेक्ट में है, पूरे एंथर के रिस्पेक्ट में। तीसरा ये टेट्रागोनल होता है, तीसरा ये क्या होता है, टेट्रागोनल होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एंथर के बारे में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। अब देखिए, पहले आपको माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक में फ़र्क समझना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे, चलो मान लीजिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ी बन गई, एक छोटी स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको पूरा समझ आए। 2 मिनट रुकिएगा। ये मान लो मैंने एक सेल बनाया, ठीक है। ये मैंने क्या करा, इसका थोड़ा साइज छोटा कर दे, एक सेल बनाया और ये एक दूसरा यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं, दूसरा सेल बनाया। अब देखो इनमें फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, दोनों जगह एक ही है, दोनों जगह क्या है, एक ही है, मकान एक ही है। लेकिन इस मकान में जब तक स्पोरोजीनियस टिश्यू रहेगा, क्या रहेगा, जब तक स्पोरोजीनियस टिश्यू रहेगा तब हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। और जब इसमें पोलन ग्रेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पोलन ग्रेन आ जाएगा या डेवलपिंग पोलन ग्रेन आ जाएगा, तो इसको पोलन सैक बोलेंगे। तो फर्क समझना दोनों चीज़ों का क्या है कि पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों घर एक ही हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक घर दोनों एक ही हैं। फर्क किस चीज़ का है कि इनके बोलने का नाम अलग है बस। क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने घर को तब बोला जब उसमें माइक्रोस्पोर थे या स्पोरोजीनियस टिश्यू थे, ठीक है। माइक्रोस्पोर थे या स्पोरोजीनियस टिश्यू थे, तब मैंने इस घर को क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजिया बोला। और जब इस घर में पोलन ग्रेन आ गए या डेवलपिंग पोलन ग्रेन आ गए, तो इस घर को मैंने पोलन सैक बोला। तो ये चीज़ याद रखना कि माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक बात एक ही है, बात एक ही है। माइक्रोस्पोरेंजिया बस एक यंग स्टेज में उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, पोलन सैक उसकी जब डेवलपिंग स्ट्रक्चर मतलब डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है वो होती है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। यानी पोलन सैक में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं। तो चलिए माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन काटूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, इस चीज़ को समझ लो कि जैसे मान लो ये एक कोई स्टिक है, इसका ये जो सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे कि अगर आप कभी अपने घर में मूली लो और उसको इस तरीके से काटो, ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन कराता है, ठीक है। तो आपको आई होप ट्रांसवर्स सेक्शन समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन लेता हूँ एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो वो मेरे को कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा आउटलाइन में। सर्कुलर कहने से मतलब क्या है, कुछ इस तरीके का दिखेगा
आउटलाइन में। कैसा? कुछ ऐसा दिखेगा, सर्कुलर इन आउटलाइन आपको ऐसा दिखेगा। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। अब इसके चारों तरफ 4 वॉल की लेयर्स होती हैं या 4 दीवारें होती हैं। इसके चारों तरफ क्या होती हैं? 4 दीवारें होती हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। तो मैं आपको ये सारी लेयर जो है ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। जैसे कि ये मान लो क्या हो गई, ये मेरी आउटर लेयर हो गई। क्या हो गई? आउटर लेयर हो गई। और इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया एपिडर्मिस। ठीक है, मैं जोड़ते जा रहा हूँ, एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारी एक इनर लेयर आई जिसको हमने बोला एंडोथीशियम। क्या बोला? ये मैं बना रहा हूँ कौन सी लेयर? ये बन रही है एंडोथीशियम मेरी। ये क्या बन गई? ये बन गई एंडोथीशियम। अब बात आती है किसकी? मिडल लेयर की। अब कौन सी बनती है? ये आती है मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर देखो यहाँ पे इसलिए मोटी दिख रही है क्योंकि मिडल लेयर जो होती है वो 3 से 4 लेयर की होती है, तो उसको मैं एक ही में दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? मिडल लेयर बन गई। अब मिडल लेयर होती कितनी है? 3 से 4 लेयर की होती है, ये याद रखना। मिडल लेयर क्या होती है? 3 से 4 लेयर की होती है। और फिर चौथी लेयर जो होती है वो होती है टेप्टम। चौथी लेयर ये जो है ये कौन सी है? टेप्टम। और इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होते हैं स्पोरोजीनियस सेल, जो कि आगे चल के माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टेप्टम के अंदर वाली लेयर में क्या होते हैं? स्पोरोजीनियस सेल या फिर स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनियस सेल या फिर स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब अगर हम इनकी बात करें, अगर हम बात करें, द outer 3 wall layer perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release pollen। अब ये जो 3 लेयर हैं कौन कौन सी? एक तो ये हमारी एपिडर्मिस है, ठीक है, दूसरी ये हमारी एंडोथीशियम है, एंड तीसरी ये जो हमारी मिडल लेयर है। ये तीनों आपस में मिलके क्या करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती हैं। प्रोटेक्शन का काम करती हैं। किसकी प्रोटेक्शन का काम करती है? इस स्पोरोजीनियस टिश्यू के प्रोटेक्शन का काम करती है, जो कि आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाएगा या फिर पोलन ग्रेन बनाएगा। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेप्टम। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं टेप्टम। इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ये क्या करता है? जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। सेल ऑफ टेप्टम पोज डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियाई। अगर हम बात करें टेप्टम की, तो टेप्टम की यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। टेप्टम के पास एक तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। कैसा साइटोप्लाज्म होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एंड इनके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? जो टेप्टम होता है इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और दूसरा इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखोगे। When anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cell called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium। अब देखो यहाँ पे स्पोरोजीनियस टिश्यू का जिक्र अब आया है, तो वहाँ पे बच्चे टेट्रास्पोरेंजिएट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेट्रास्पोरेंजिएट होता क्या है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उनमें स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? स्पोरोजीनियस टिश्यू है जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप सारी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर हम बात करें स्पोरोजीनियस टिश्यू की तो होता क्या है? ये मान लो पूरा स्पोरोजीनियस टिश्यू है, इसके अंदर काफ़ी सारी सेल हैं। ये पूरा क्या है? स्पोरोजीनियस टिश्यू है, इसके अंदर काफ़ी सारी सेल है। अब होता क्या है कि इनमें से कोई एक सेल, जैसे मान लो ये है वो सेल, इनमें से ये एक सेल साइज में बड़ी हो जाएगी। साइज में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, और अपने
चारों तरफ एक लेयर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज लेयर। क्या बोलते हैं? सेलुलोज की एक लेयर बना लेती है। अब होता क्या है कि ये मान लो ये तो हमारी एक ये सेल डेवलप हो गई, ठीक है, ये सेल डेवलप हो गई। अब लेयर बनाने के बाद ये क्या करती है? मियोसिस करती है, मियोसिस करती है। और मियोसिस करने के बाद 4 सेल बनाती है जैसा आपको पता है, 4 सेल बनाती है जैसा आपको पता है। अब क्योंकि इनके पास सेलुलोज की लेयर है तो वो सेलुलोज की लेयर क्या करती है? इन चारों सेल को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मेरे से गलती हो गई। क्या? लेयर जो है वो सेलुलोज नहीं होती, वो कैलेज होती है, ठीक है। लेयर यहाँ पे कौन सी होती है? सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे लेयर होती है कैलोज की, कैलोज की लेयर होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है? ये कैलोज की लेयर इन चारों माइक्रोस्पोर को, जो कि मियोसिस से बने हैं, इन चारों माइक्रोस्पोर्स को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपकी बनी, ये जो पूरी आपकी स्ट्रक्चर बनी, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये जो पूरी आपकी स्ट्रक्चर बनी, इसको नाम दिया जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो आई होप आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोरोजीनियस टिश्यू है, इनमें से कोई एक सेल साइज में बड़ी होगी और अपने चारों तरफ एक कैलोज लेयर बनाएगी। अब ये सेल मियोसिस करेगी और 4 माइक्रोस्पोर बनाएगी, और ये माइक्रोस्पोर क्योंकि एक कैलोज लेयर से सराउंडेड होते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं इस कैलोज लेयर की वजह से, इसीलिए इस पूरी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी का भी देखो डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आउटर लेयर रिप्रेजेंट करी गई है एपिडर्मिस, फिर ये एंडोथीशियम है आपकी। अब ये देखो, ये जो इनने 2 लेयर दिखाई है, ये क्या है? मिडल लेयर। और मैंने आपको बताया कि जो मिडल लेयर होती है वो 3 से 4 लेयर की होती है, लेकिन यहाँ पे 2 ही लेयर की दिखाई है। इसके बाद ये आ गई आपकी टैप्टम। टैप्टम की मैंने आपको जो 2 स्पेसिफिक बातें बताई थी, क्या? एक तो इनका डेंस साइटोप्लाज्म है जो याद रखना है, और दूसरा इन पे मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं, यानी कि मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। और इन तीनों लेयर का फंक्शन क्या होता है? इन तीनों लेयर का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। और प्रोटेक्ट किसको करेंगे? स्पोरोजीनियस सेल को। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is potential polar और microspore mother cell। अब क्योंकि जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, ये जो पूरा स्पोरोजीनियस टिश्यू है, ठीक है, इसकी हर एक सेल क्योंकि मियोसिस की कैपेबिलिटी रखती है कि वो डिवाइड हो सकती है, इसकी कैपेबिलिटी रखती है, और डिवाइड होगी तो नए सेल्स बनाएंगी जिसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इस वजह से इन हर एक सेल को, स्पोरोजीनियस की जो हर एक सेल है, इनको पोटेंशियल पोलन, मतलब कि इनको नाम दिया जाता है पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम दिया जाता है? पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप इसको पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। अब ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रो मियोसिस, मियोसिस की मदद से, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो डेफिनेशन है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको एक बार दोबारा से क्या कर दे रहा हूँ? हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रो मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। और ये 4 सेल का क्लस्टर क्यों बनता है? कैलोज लेयर की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट का मतलब है वाटर को
वाटर को लॉस करता है, वाटर का लॉस करता है। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। तो जो जैसे ही डिहाइड्रेटेड होता है एंथर, जो माइक्रोस्पोर हैं वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। अब ये जो डिसोसिएशन के लिए कैलोज लेयर थी, इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक कैलेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है और इस एंजाइम को रिलीज करता है टैप्टम। तो ये भी आप याद रखना क्योंकि ये नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कैलोज लेयर को डाइजेस्ट करने के लिए कैलेज एंजाइम रिलीज होता है और इस एंजाइम को रिलीज करता है कौन? टैप्टम। और ये टैप्टम जब कैलोज को डाइजेस्ट कर लेता है तो जो पोलन ग्रेन है वो एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। Inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजार, 10,000, 20,000, ठीक है, ऐसे माइक्रोस्पोर बनते हैं या फिर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के फटने के साथ ये रिलीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? पोलन ग्रेन की। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। अब ये मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं? अगर मैं बात करूँ मेल गैमेटोफाइट होते क्या हैं, तो ये वो स्ट्रक्चर होती हैं जो आगे चल के क्या करेंगी? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगी। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होती है जो आगे चल के गैमेट का फॉर्मेशन करे, और क्योंकि ये मेल गैमेटोफाइट है तो ये क्या करेगी? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी करने को दी गई है, वो एक्टिविटी हम इग्नोर मारते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्या करे गए हैं? पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, जैसे कि ये ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है पूरा। ये क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड है पूरा, जहाँ पे ये क्या है? ये हमारे माइक्रोस्पोर बने हैं जो आगे चल के क्या करेंगे? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, और अगर हम इनके मेजरमेंट की बात करें तो ये 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं डायामीटर में। इट हैज़ अप्रोक्सीमेट 2 लेयर वॉल। इसके पास 2 लेयर की एक वॉल होती है। अब ये आपको ज़रूरी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको 2 लेयर की वॉल देते हैं। एक होती है हार्ड आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो एक्साइन है वो बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो एक्साइन है वो किसकी बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिनिन की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। और ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको हम अभी तक जानते हैं। इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। मतलब कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि स्पोरोपोलिनिन जिससे एक्साइन बनी है, ये स्पोरोपोलिनिन इतना मजबूत है या इतना मजबूत ऑर्गेनिक मटेरियल है कि इसको आप चाहे कितने भी हाई टेम्परेचर में रख दो, इस पर कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, आप इस स्पोरोपोलिनिन को डीजनरेट नहीं कर पाओगे। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोलिन इज सो फार नोन। और अभी तक हमें कोई ऐसा एंजाइम भी नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड या फिर डाइजेस्ट कर सके। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। अब ये जो पोलन ग्रेन की एक्साइन है, जैसे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये मान लो ऐसे एक पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये क्या है? एक पोलन ग्रेन है। ये क्या है? एक पोलन ग्रेन है। अब मान लो ये क्या है? हमारे पास एक लेयर है जिसको हमने कलर चेंज करते हैं इसका। ये हमारे पास, एक मिनट थोड़ा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? आउटर लेयर है जिसका नाम क्या है? एक्साइन है। इसका कलर चेंज करते हैं। ये क्या है? एक्साइन है। अब एक्साइन जो है एक जगह से अब्सेंट होती है। एक्साइन जो है एक जगह से
absent होती है, और इस जगह को हम क्या नाम देते हैं, इस जगह को हम नाम देते हैं जर्म पोर। क्या नाम देते हैं, जर्म पोर नाम देते हैं। पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज absent। तो वो जगह जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन absent होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये वेल प्रिजर्व फॉसिल होते हैं बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन को कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डाइजेस्ट कर सकता, कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाइजेस्ट नहीं करता, तो इस वजह से ये वेल प्रिजर्व रहते हैं। एक्साइन एक्सबिटा फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। अब जो एक्साइन है वो अलग अलग तरीके के पैटर्न शो करती है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन अलग अलग डिज़ाइंस में या पैटर्न्स में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हमने आपको आगे ये स्ट्रक्चर दिखाई थी, इसमें देखो इसके कांटे से निकल रहे हैं, इसकी कैसी स्ट्रक्चर है, तो ये सब किसकी वजह से है, स्पोरोपोलिनिन की वजह से है। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। जो इनर वॉल है उसको हम बोलते हैं इंटाइन, और इंटाइन जो है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। यहाँ पे नहीं दिया गया, आप लिख लेना अपने नोटबुक में कि जो इंटाइन होती है वो पेक्टोसेलुलोज से बनी हुई होती है। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर। ये जो है थिन यानी कि पतली और कंटिन्यूअस लेयर होती है। कंटिन्यूअस लेयर मतलब जैसे कि अगर मैं आपको दोबारा से बना के दिखाऊं पूरी स्ट्रक्चर एक पोलन ग्रेन की, तो मान लो ये एक क्या है, पोलन ग्रेन है। अब पोलन ग्रेन की एक इंटरनल लेयर है जिसको हमने बोला इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो पूरे जगह पे प्रेजेंट होती है, कहीं पे भी एब्सेंट नहीं होती है। लेकिन ये जो एक्साइन होती है ये एक जगह पे एब्सेंट होती है, एंड इस जगह को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। और ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी हो गई, पोलन ग्रेन की। जहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये इनर लेयर कौन सी है, इंटाइन है, और ये आउटर लेयर कौन सी है, एक्साइन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का उसको किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर करा जाता है या सराउंड करा जाता है। When pollen grain is mature, it contain two cell, the vegetative cell and generative cell। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को। अगर हम बात करें तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसको हमने बोला पोलन ग्रेन, और ये अपने क्या है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है। अब जैसे जैसे ये डेवलप करती है तो वैसे वैसे इसमें क्या हो जाती है, माइटोसिस हो जाती है, और इसमें दो सेल बनती है। इसमें क्या होती है, दो सेल बनती है। एक सेल जो होती है बड़ी होती है, लार्ज होती है, और एक सेल जो होती है वो स्मॉल होती है। जो लार्ज सेल होती है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और जो स्मॉल सेल होती है इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है यही आगे चल के मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। ये चीज़ याद रखना कि जनरेटिव सेल ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, और जो वेजिटेटिव सेल है वो खाना पूर्ति, उसकी देखभाल करती है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड हैज़ अबेंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। अब यहाँ पे वेजिटेटिव सेल की प्रॉपर्टीज़ याद रखना क्या क्या। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो बिगर है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो बिगर है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है इसके पास अबेंडेंट फूड रिजर्व है, एंड तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसका इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। तो ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी हैं आपके वेजिटेटिव सेल की। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो छोटी होती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इट इज़ अ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये जो स्पिंडल शेप आपको दी गई है,
यहाँ पे कई बच्चे ये जो स्पिंडल शेप है ये न्यूक्लियस की समझ लेते हैं। देखो ये जो स्पिंडल शेप है ये यहाँ पे जनरेटिव सेल की बात कर रहा है कि जो जनरेटिव सेल की स्ट्रक्चर होती है या शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है और इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनके पास एक न्यूक्लियस होता है। In over 60% of angiosperm, pollen grain are shaded at this two cell stage. 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल स्टेज में ही क्या करते हैं, जर्मिनेट मतलब रिलीज के लिए तैयार हो जाते हैं टू सेल स्टेज में ही। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड। बाकी के 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, बाकी के 40% एंजियोस्पर्म में होता यह है कि जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। वो कैसे डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है और दो मेल गैमेट बनाता है बिफोर द पोलन ग्रेन आर शेडेड। मतलब पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के लिए जब जा रहा होगा उससे पहले ही बाकी 40% क्या करेंगे, दो मेल गैमेट बना देंगे। ठीक है, pollen grain of many species cause severe allergy and bronchial affection in some people, often leading to chronic respiratory disorder asthma। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कई सारी स्पीसीज के, वो क्या करते हैं, कुछ लोगों में एलर्जीज और ब्रोंकियल अफेक्शन कॉज करते हैं जिसकी वजह से उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि हमारा अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ये क्या है, ये पोलन ग्रेन्स की एलर्जीज की वजह से होने वाले डिसऑर्डर हैं। इट मे बी मैंशन डैट पार्थीनियम और कैरेट ग्रास। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी एक ऐसे पोलन ग्रेन का एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी वजह से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस देखा जाता है। पार्थेनियम या फिर आप इसको कैरेट ग्रास भी कह सकते हो। इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं ये पोलन एलर्जी को कॉज करते हैं। केम टू इंडिया एज अ कंटामिनेटेड विद इम्पोर्टेड वीट। अब देखिए पहले होता क्या था, पहले जब हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो इंडिया था वो वीट को बाहर से मंगाता था। क्या करता था, बाहर से मंगाता था। तो उस वीट के साथ पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास की जो पोलन ग्रेन्स थे वो आ गए थे और इसने कई सारे लोगों में एलर्जीज कॉज करी। तो ये भी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कंटामिनेशन के थ्रू आए थे। कैसे आए थे, कंटामिनेशन के थ्रू आए थे। सॉरी, अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में, उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बारे में। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पोलन टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट। और ये आजकल एक फैशन सा बन गया है जहाँ पे पोलन टैबलेट्स को लिया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट। इन वेस्टर्न कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन मार्केट। अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पोलन प्रोडक्ट्स हैं उनके फॉर्म में टैबलेट यानी कि पोलन से बनने वाली टैबलेट, पोलन से बनने वाले सिरप्स को लोग यूज़ करते हैं और ये मार्केट में अवेलेबल है। पोलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। अब जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं या फिर जो एथलीट्स होते हैं, ऐसा माना जाता है कि पोलन कंजम्पशन से उनकी जो परफॉर्मेंस है एथलीट्स की और रेस हॉर्सेस की वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ पोलन प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। इन पोलन प्रोडक्ट्स को देख लीजिए। पोलन क्रीम फॉर्म होती है, ठीक है, एनर्जी शेक्स बनते हैं और ये पोलन सिरप है इसका फॉर्मेशन होता है, ये पोलन टैबलेट्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे क्या है, पोलन से बनने वाले प्रोडक्ट हैं। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if have to bring about fertilization। अगर देखो किसी भी पोलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन करना है तो उसको क्या करना होगा, अपनी वायबिलिटी ख़त्म होने से पहले स्टिग्मा पे लैंड करना होगा ताकि जर्मिनेशन हो उसका और
फर्टिलाइजेशन हो सके। अब ये जर्मिनेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, अब यहाँ पे ये सब फालतू बात लिखी गई है। अब हम बात करते हैं मेन बात की। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि वो टाइम पीरियड जिसमें एक जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो सकता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। क्या बोलते हैं? पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी होता क्या है? वो टाइम पीरियड जब तक कोई एक पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये बात करी गई है कि ये जो पोलन वायबिलिटी का पीरियड है किसी भी पोलन के लिए वो हाईली वेरिएबल होता है। एंड इसका जो वेरिएबल होने की रीजंस है वो है एक तो हाई टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी। ये दो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इनकी जो पोलन वायबिलिटी है वो वेरिएबल होती है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। अगर हम बात करें कुछ दाल की, चावल्स की, तो इनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अपनी वायबिलिटी को लूज़ कर देते हैं 30 मिनट आफ्टर रिलीज। मतलब जब ये एंथर से रिलीज होते हैं उसके 30 मिनट बाद ये अपनी जो वायबिलिटी है उसको लूज कर देते हैं। एंड इन सम मेंबर ऑफ रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसियाई एंड सोलिनेसियाई, अगर हम बात करें फैमिलीज की, जैसे कि यहाँ पे रोसेसियाई जिसमें रोज फैमिली आती है, रोज प्लम पीच, लेग्यूमिनेसियाई आती है, लेग्यूमिनेसियाई फैमिली, सोलिनेसियाई फैमिली, इनमें जो वायबिलिटी है वो मंथ तक होती है। You have heard of storing semen sperm of many animal including human for artificial insemination. It is possible to store pollen grain of a large number of species for a year in liquid nitrogen minus 196 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने सुना होगा कि कई एनिमल्स या ह्यूमंस के भी जो सीमन है उनको स्टोर करा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। तो जो प्लांट्स के पोलन ग्रेन है उनको भी स्टोर करा जा सकता है फॉर मैनी ईयर्स, और इसके लिए बस एक कंडीशन ये है कि उसको माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना पड़ता है लिक्विड नाइट्रोजन में। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक, और इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पोलन बैंक एंड सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। इस और इन पोलन बैंक्स में से हम पोलन ग्रेन्स को ले सकते हैं जब भी हम क्या करना चाहें, ब्रीडिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी से बेस, और अगर टाइम होगा तो पॉलिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए आप सभी को एक बड़ा सा थैंक यू। जैसे सपोर्ट करते आए हो वैसे सपोर्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।